जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एयर ट्रांसपोर्ट कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो देखिए, बिहार में वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो मेन नदियाँ यूज़ की जाती हैं, इसमें गंगा, गंडक, घाघरा, कोसी, सोन, पुनपुन और कर्मनाशा है। और इन नदियों पे रेगुलर जो फेरीज़ हैं वो चलती हैं और कार्गो और पैसेंजर दोनों को कैरी करती हैं, गुड्स और पैसेंजर को कैरी करती हैं। इसके अलावा बिहार में इनलैंड पोर्ट्स भी प्रेजेंट है और टर्मिनल भी प्रेजेंट है, और इसके हेल्प से जो गुड्स और पैसेंजर्स हैं इनका मूवमेंट होता है। जैसे कि देखिए, पटना में गाय घाट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ये नेशनल वाटर वे 1 का जो रूट है उस पे पड़ता है। इसके अलावा मुंगेर में है और हाजीपुर में है। तो हाजीपुर जो है वो गंगा और गंडक का संगम होता है हाजीपुर में, ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सोनपुर और कालू घाट है पटना में, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो पांचों हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बिहार में वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके अलावा देखिए, 2016 का एक एक्ट है, नेशनल वाटरवेज एक्ट, और इस एक्ट के तहत इंडिया के 24 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में टोटल 111 वाटरवेज को नेशनल वाटरवे का दर्जा दिया गया था। और जो भी इंडिया में नेशनल वाटरवेज हैं इनके लिए एक नोडल एजेंसी है जिसका नाम है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं बिहार की। तो देखिए, बिहार का मॉडल रूल है 2011 का, और ये रूल आता है बंगाल फेरी एक्ट 1885 के अंडर में। और इस रूल को बनाया गया था कि जो बोट के एक्सीडेंट्स होते हैं उनको कम किया जा सके। इसके अलावा इसमें जो क्रू मेंबर्स होते हैं बोट के, उनके लिए भी रूल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा 2013 का एक एक्ट है, बिहार इनलैंड वाटर वेसल रूल्स, और ये रूल जो है मैंडेट करता है कि जो भी इनलैंड वेसल्स हैं, यानी जो भी बोट्स होंगी, इनका सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, प्लस इनका रजिस्ट्रेशन भी होगा। तो इनका सर्वे और रजिस्ट्रेशन ये करेगा कौन? तो ये करेगा नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट, और ये लोकेटेड है पटना में। तो देखिए, बिहार में जो भी इनलैंड वेसल्स हैं इनके सर्वे और इनके रजिस्ट्रेशन का काम किसका है? तो नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट का है, और ये लोकेटेड है पटना में। अब बात करते हैं बिहार के नेशनल वाटरवेज के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नेशनल वाटरवे 1, इसको बोलते हैं गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। ये 1620 किलोमीटर लंबा है और हल्दिया को प्रयागराज से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रयागराज है और यहाँ हल्दिया है, तो हल्दिया को कनेक्ट करता है ये प्रयागराज से। और इस रूट पर कुछ मल्टी मॉडल टर्मिनल प्रेजेंट हैं, जैसे कि साहिबगंज और झारखंड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिहार के कनेक्टिविटी में। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 37, और ये गंडक रिवर पे है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर है और ये यूपी और बिहार दोनों में फैला हुआ है। इसके अलावा देखिए, नेशनल वाटरवे 58 जो है ये कोसी रिवर पे है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि टोटल 37 वाटरवेज को जो है प्रायोरिटाइज़ किया गया था कि इनको डेवलप किया जाएगा। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा डिसाइड किया गया था कि टोटल 37 वाटरवेज को हम जो है डेवलप करेंगे। तो उसी के अंडर नेशनल वाटरवे 37 भी आता है और नेशनल वाटरवे 58 भी आता है। तो याद रखिएगा, जो नेशनल वाटरवे 37 है ये गंडक रिवर पे है, और 58 जो है ये कोसी रिवर पे है। और नेशनल वाटरवे 37 इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो नेपाल से हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, नेपाल और बिहार के बीच में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, नेपाल में भैंसा लोतल बैरेज है त्रिवेणी घाट के पास, इसको ये कनेक्ट करता है हाजीपुर से, और हाजीपुर में गंगा और गंडक का संगम होता है। इसके बाद नेशनल वाटरवे 81 है, ये पुनपुन नदी पे है और 35 किलोमीटर लंबा है। नेशनल वाटरवे 51 जो है ये कर्मनाशा पे है, 86 किलोमीटर लंबा है, और यूपी बिहार दोनों में है क्योंकि ये नदी जो है बॉर्डर भी बनाती है। नेशनल वाटरवे 40 ये घाघरा पे है, 340 किलोमीटर का है और यूपी बिहार दोनों में है। नेशनल वाटरवे 94 ये सोन नदी पे है और 160 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद है नेशनल वाटरवे 58, ये कोसी रिवर पे है और 236 किलोमीटर लंबा है, और ये स्टार्ट होता है हनुमान नगर से, और हनुमान नगर से ये कुर्सेला तक फैला हुआ है, यानी कि कुर्सेला में कोसी और गंगा नदी जो है यहाँ के इनका संगम होता है। तो ये वाटरवे जो है ये हनुमान नगर से कुर्सेला तक है। इसके अलावा यहाँ पे 4 टर्मिनल प्रपोज किए गए हैं, कल्याणपुर में, बैसीबिती में, धमरा घाट और कुर्सेला में। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जलवाहक स्कीम, और इसके अंतर्गत जो भी कार्गो ओनर्स होंगे, अगर वो नेशनल वाटरवे 1, 2 और 16 पे चलते हैं, तो इनको जो है 35% इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट का एज सब्सिडी प्रोवाइड करेगी सरकार। तो यही स्कीम है जलवाहक स्कीम। इसके अलावा जिस तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट के लिए वाहन और सारथी सिस्टम है, तो इसी तरीके से एक सेंट्रल डाटाबेस जो है बनाया जा रहा है, और इसके थ्रू जो वेसल्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
प्लस जो आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा जो है एक क्विक पॉन्टून ओपनिंग मैकेनिज्म यानी कि क्यूपॉम जो है वो डिज़ाइन किया गया है और ये बिहार और यूपी दोनों में डिप्लॉयड किया जा रहा है। बिहार में इसको जो है 4 लोकेशंस पे डिप्लॉय किया जा रहा है और इसकी वजह से जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी। अब बात करते हैं बिहार में वाटरवे प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो देखिए बिहार में जो मेन बैकबोन है वाटर ट्रांसपोर्ट का वो है नेशनल वाटरवे 1। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट भी है बिहार में जिसका नाम है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट के तहत सुजानगंज से लेके महेंद्रपुर तक जो नदी है उसकी डेप्थ को और गहरा किया जा रहा है। यानी कि जो नदी है उसके डेप्थ को बढ़ाया जा रहा है कि अगर जो भारी वाहन आते हैं, जो भारी जहाज़ें हैं, वो भी ईजिली यहाँ से गुजर सकें। प्लस बिहार में कई जगह मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 21 कम्युनिटी जेटीज़ भी बनाई जाएंगी। इसके अलावा रोल ऑफ फैसिलिटीज़ जो है वो डेवलप की जा रही है कार्गो के लिए और इसकी वजह से लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो ईजी हो जाएगी। अब बात करते हैं बिहार में कम्युनिकेशन सिस्टम की। तो देखिए बिहार का जो पहला रेडियो है ये 1948 में पटना में इस्टेब्लिश किया गया था और अगस्त 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि टोटल 57 नए एफएम चैनल्स खोले जाएंगे और इसमें से 18 एफएम चैनल्स जो हैं वो बिहार में ओपन किए जाएंगे। बिहार में जो पहला दूरदर्शन इस्टेब्लिश किया गया वो मुजफ्फरपुर में किया गया 1978 में। अगर बात करें पोस्टल सर्विसेज के बारे में तो मार्च 2024 तक बिहार में टोटल 9342 पोस्ट ऑफिस हैं। इसमें से टोटल जो हेड पोस्ट ऑफिस हैं वो 33 हैं। बात करें अगर आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन की तो देखिए एक आईटी सिटी और हब जो है ये राजगीर और नालंदा में प्रपोज किया गया है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये पटना में इस्टेब्लिश किया गया है और इसके 2 सब्सिडरी सेंटर्स हैं, एक बक्सर में है और एक मुजफ्फरपुर में है। बात करें टेली डेंसिटी की तो जिस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी होता है उसी तरीके से टेली डेंसिटी होता है कि कितने लोग जो मोबाइल फ़ोन है यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए ट्राई के डाटा के अकॉर्डिंग, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो अप्रैल 2025 तक 57.37% लोग बिहार में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और ये इंडिया में सबसे लोवेस्ट है। इंडिया का अगर डेटा देखेंगे तो ये 85.19% है और बिहार में टोटल 63.84 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो देखिए अगर बिहार कम्युनिकेशन सिस्टम में पीछे है तो उसका रीज़न ये है कि बिहार में जो टेली डेंसिटी है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा और कई रीजंस हैं जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा लगभग 90% जो आबादी है वो गांव में रहती है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम जो है वो काफ़ी कम है और जो इनकम इनइक्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्लस हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है और जो पावर सप्लाई है वो भी उतना कंसिस्टेंट नहीं रहता है। इसके अलावा जो भी टेलीकॉम टावर्स हैं वो सफिशिएंट नहीं हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये खासकर गाँव में इनकी संख्या जो है काफ़ी कम है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या जो है बिहार में वो है फ्लड्स की। बात करें क्या इफेक्ट पड़ता है अगर डेंसिटी कम होती है तो देखिए इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के पास काफ़ी लिमिटेड एक्सेस होता है इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज का। इसके अलावा एजुकेशनल और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज होता है, जैसे कि आजकल लोग ज़्यादा ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो वेदर फोरकास्ट है उसमें भी दिक्कतें आएंगी और स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा लोगों का। प्लस जो भी डिज़ास्टर के संबंध में जो भी रिस्पॉन्स है उसमें काफ़ी देरी हो जाएगी। तो ये सभी समस्याएं होती हैं अगर टेल डेंसिटी कहीं की कम होती है तो। अब इसको कैसे इम्प्रूव किया सकता है तो इसके लिए जो यूथ्स हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको आईटी स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। प्लस जो सर्विसेज हैं उनको हम एफोर्डेबल बना सकते हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है और एआई की यूज़ करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं बिहार में टूरिज़्म की। तो देखिए बिहार में 2 यूनेस्को साइट्स प्रेजेंट हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि महाबोधि टेम्पल है बोधगया में और 2002 में इसको जो है यूनेस्को का दर्जा दिया गया था और इस महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही बोधि ट्री प्रेजेंट है जहाँ पे भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा नालंदा महावीरा है जो कि नालंदा में है और 2016 में इसको यूनेस्को का दर्जा दिया गया था। प्लस बिहार में हर धर्म की रिलीजियस साइट्स प्रेजेंट हैं जैसे कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख और मुस्लिम। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले बुद्धिस्ट सर्किट से। तो ईस्ट चंपारण में है केसरिया स्तूप, गया में है महाबोधि टेम्पल और सुजाता स्तूप। इसके अलावा वैशाली में अशोक स्तूप और बुद्ध रेलिक स्तूप है और राजगीर नालंदा में पड़ता है विश्व शांति स्तूप। तो ये है बुद्धिस्ट सर्किट।
बात करते हैं जैन सर्किट की, तो देखिए जैन टेम्पल जमुई में है और वैशाली में है। जल टेम्पल पावापुरी में है, नालंदा में। उसके बाद रामायण सर्किट है, सीतामढ़ी में पड़ता है सीताकुंड, गया में है रामशिला और प्रेतशिला, और सासाराम में पड़ता है विश्वेश्वर स्थान, दरभंगा में है अहिल्या स्थान, और वेस्ट चंपारण में है वाल्मीकि नगर। बात करें सिख सर्किट की, तो देखिए तख्त श्री हरिमंदिर जी है पटना में, इसके अलावा पटना साहिब और कंगन घाट है। इसके अलावा गुरुद्वारा है गुरु बाग का, और हांडी साहिब गुरुद्वारा है, ये पड़ता है पटना में। गुरु नानक कुंड प्रेजेंट है राजगीर में। तो ये है बिहार का सिख सर्किट। अब बात करते हैं सूफी सर्किट की, तो देखिए पटना में है मनेर शरीफ, नालंदा में है बड़ी दरगाह, सासाराम रोहतास में है शेर शाह सूरी का टॉम, और औरंगाबाद में है अमर शरीफ। तो ये है सूफी सर्किट। अब बात करते हैं बिहार के 2011 के सेंसस की। तो देखिए इंडिया में सेंसस स्टार्ट होता है 1872 में, लॉर्ड मेयो के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। लेकिन सही तरीके से सेंसस जो है वो 1881 में स्टार्ट हुआ, और इसको स्टार्ट किया लॉर्ड रिपन ने। और 2011 का जो सेंसस था वो 14th सेंसस था इंडिया का। बात करें अगर बिहार में पॉपुलेशन की, तो बिहार की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 10,40,99,452 है, और इसमें से नंबर ऑफ़ मेल्स जो हैं 52.14% हैं, फीमेल्स 47.86% है, और पॉपुलेशन के मामले में बिहार की तीसरी रैंक है, और इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 8.60% जो है बिहार में प्रेजेंट है। बिहार का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है पटना, और सबसे कम पॉपुलेशन का डिस्ट्रिक्ट है शेखपुरा। तो टॉप 5 हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट में पटना, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया है। लोवेस्ट में देखेंगे तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद है। और बिहार में सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है, टोटल 88.71% जो है रूरल आबादी है। और सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ प्रेजेंट है, तो ईस्ट चंपारण में है, और सबसे कम शेखपुरा में प्रेजेंट है। तो देखिए हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन ईस्ट चंपारण में है, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर और गया में। वहीं लोवेस्ट देखेंगे तो शेखपुरा में, शिवहर, अरवल, लखीसराय और मुंगेर में प्रेजेंट है। और अगर परसेंटेज वाइज रूरल पॉपुलेशन देखेंगे हाईएस्ट, तो समस्तीपुर में है 96.53%, बांका में है 96.50%, मधुबनी में है 96.40%, कैमूर में है 95.97% और शिवहर में है 95.72%। बात करें अर्बन पॉपुलेशन की, तो टोटल बिहार में 11.29% जो है अर्बन पॉपुलेशन है। और बिहार इंडिया का सेकंड लीस्ट अर्बनाइज स्टेट है। पहला लीस्ट अर्बनाइज स्टेट कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन पटना में है और लोवेस्ट शिवहर में है। तो हाईएस्ट में देखिए पटना है, भागलपुर, गया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर है। वहीं लोवेस्ट में शिवहर, अरवल, कैमूर, खगड़िया और मधेपुरा है। अब बात करते हैं हाईएस्ट अर्बन परसेंटेज पॉपुलेशन की, तो पटना में है 43.07%, उसके बाद मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय और शेखपुरा में है। लोवेस्ट समस्तीपुर में है 3.47%, उसके बाद बांका, मधुबनी, कैमूर और शिवहर में है। बिहार की जो पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट है ये 1991 से 2001 के बीच में 28.62% था। 2001 से 2011 के बीच में 25.42% रहा है, यानी कि इसका जो एवरेज रहा है लगभग वो 25.1% रहा है। लेकिन अगर हम नेशनल एवरेज देखेंगे तो वो 17.6% है, यानी कि बिहार में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात करें कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में हाईएस्ट कौन है, तो मधेपुरा है, उसके बाद किशनगंज, अररिया, खगड़िया और ईस्ट चंपारण है। वहीं लोवेस्ट में गोपालगंज, अरवल, दरभंगा, रोहतास और मुंगेर है। बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये 1106 है, और नेशनल देखेंगे तो 382 है, यानी कि 724 पॉइंट्स ज़्यादा है बिहार की डेंसिटी। और सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है शिवहर 1880, सबसे लोवेस्ट है कैमूर 488। तो हाईएस्ट देखिए टॉप 5 शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय। लोवेस्ट में कैमूर, जमुई, बांका, वेस्ट चंपारण और रोहतास। बात करें सेक्स रेशियो की, तो सेक्स रेशियो का मतलब हो गया कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल प्रेजेंट हैं। तो बिहार में 1000 मेल पे 918 फीमेल हैं। वहीं इंडिया में हम देखेंगे तो 943 हैं। और बिहार का एक ही डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे जो फीमेल्स की संख्या है वो मेल से ज़्यादा है, वो है गोपालगंज। तो गोपालगंज में 1000 मेल्स पे 1021 फीमेल हैं। सबसे लोवेस्ट जो है वो मुंगेर में है 876। तो टॉप 5 हाईएस्ट देखिए तो गोपालगंज,
सिवान, सारण, किशनगंज और नवादा। लोवेस्ट देखेंगे तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर और बेगूसराय वैशाली। तो बेगूसराय वैशाली जो है यहाँ पे बराबर है, 895 है। बात करें चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब हो गया कि 1000 मेल चाइल्ड पे कितनी फीमेल चाइल्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 6 साल से जो कम बच्चे होते हैं उनको काउंट किया जाता है। तो देखिए बिहार में चाइल्ड सेक्स रेशियो में डिक्लाइन हुआ है। 2001 में 942 था, जो कि 2011 में घट के 935 हो गया। और हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो किशनगंज में है 971, लोवेस्ट वैशाली में है 904। तो टॉप 5 हाईएस्ट देखिए किशनगंज, कटिहार, गया, अररिया और जमुई। और वहीं लोवेस्ट में वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर, भोजपुर और बेगूसराय है। बात करें अगर लिटरेसी रेट की, तो बिहार जो है इंडिया का सबसे लीस्ट लिटरेट स्टेट है। सबसे जो हाईएस्ट लिटरेसी है बिहार में वो रोहतास में है 73.37%, पटना में 70.68%, भोजपुर में 70.47%, मुंगेर में है 70.46% और औरंगाबाद में है 69.32%। और लोवेस्ट लिटरेसी जो है पूर्णिया में है 51.08%। इसके बाद सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा है। और हाईएस्ट मेल लिटरेसी जो है ये रोहतास में है, उसके बाद भोजपुर, बक्सर, सिवान और औरंगाबाद में है। लोवेस्ट मेल लिटरेसी पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर और मधेपुरा में है। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद और सिवान में है। और लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी जो है ये सहरसा में है, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी और अररिया में। अब बात करते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा गया में है, उसके बाद पटना, फिर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। लोवेस्ट देखेंगे तो शिवहर में है, उसके बाद किशनगंज, शेखपुरा, अरवल और लखीसराय। अगर हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट परसेंटेज में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गया में है, उसके बाद नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और वैशाली में है। लोवेस्ट एससी परसेंटेज पॉपुलेशन किशनगंज में, कटिहार, भागलपुर, सिवान और सीतामढ़ी। टोटल देखिए जो शेड्यूल कास्ट हैं बिहार में तो उनका परसेंटेज है 15.9%। वहीं जो शेड्यूल ट्राइब हैं ये 1.3% हैं। जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की ये वेस्ट चंपारण में है, उसके बाद कटिहार, पूर्णिया, बांका और सिवान में है। लोवेस्ट जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है ये शिवहर में है, उसके बाद अरवल, शेखपुरा, खगड़िया और औरंगाबाद में है। बात करें बिहार के रिलीजियस कंपोजिशन के बारे में तो हिंदू बिहार में 82.69% है, मुस्लिम 16.87% है, क्रिश्चियन 0.12% है, बुद्धिस्ट, सिख और जैन ये तीनों जो हैं 0.02% हैं और अदर्स 0.01% हैं। अब बात करते हैं बिहार में फॉरेस्ट कवर की। तो देखिए जो इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट है ये 2023 की रिपोर्ट है और ये 18th रिपोर्ट है। और इसके अंतर्गत कहा गया कि बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट्स में से सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे नेचुरल फॉरेस्ट कवर प्रेजेंट है, जैसे कि कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, बांका और मुंगेर। और बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट कवर नहीं है और वो है शेखपुरा। इसके अलावा सबसे लीस्ट फॉरेस्ट कवर है सिवान में, बक्सर में और गोपालगंज में। सिवान में 2 स्क्वायर किलोमीटर है, बक्सर में 3 स्क्वायर किलोमीटर और गोपालगंज में है 4 स्क्वायर किलोमीटर। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है ये 8% है, यानी कि बिहार के जोग्राफिकल एरिया का 8% फॉरेस्ट बिहार में प्रेजेंट है, लगभग 152 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर बात करें ट्री कवर की तो बिहार में 2.51%, बिहार का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है तो उसका 2.51% बिहार में ट्री कवर है, यानी कि लगभग 29 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर टोटल हम फॉरेस्ट और ट्री कवर को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 10.51%। अगर बात करें टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट की तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कैमूर में है, उसके बाद वेस्ट चंपारण में, जमुई, रोहतास, उसके बाद गया। और अगर टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट देखें हम कि उनका जोग्राफिकल एरिया कितना है और उनके एरिया में कितना फॉरेस्ट प्रेजेंट है तो उस हिसाब से भी कैमूर पहले नंबर पे है, उसके बाद जमुई, फिर मुंगेर, नवादा और वेस्ट चंपारण है। बात करें अगर बॉटम फॉरेस्ट कवर की तो सबसे कम फॉरेस्ट शेखपुरा में है, अरवल, बक्सर, जहानाबाद और सिवान में है। उसके बाद बॉटम 5 परसेंटेज में देखेंगे तो बॉटम 5 में शेखपुरा, बक्सर, सिवान, गोपालगंज और अरवल है। तो देखिए बिहार में जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब हो गया कि 70% से ज़्यादा फॉरेस्ट प्रेजेंट है।
तो इसका परसेंटेज है वेरी डेंस फॉरेस्ट का 0.41%। वहीं मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे 40 से 70% के बीच में होना चाहिए, तो मॉडरेट होगा। और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट बिहार में 3.49% है और ओपन फॉरेस्ट बिहार में 4.10% है, तो टोटल हो गया 8%। इसके अलावा जो स्क्रब्स हैं बिहार में वो 0.28% हैं। तो बात करें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे मैक्सिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट है, तो वेस्ट चंपारण, मुंगेर, जमुई और लखीसराय। तो बात करें ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैक्सिमम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट है, तो इसमें भी वेस्ट चंपारण है। तो याद रखिएगा, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में दोनों में नंबर 1 पे वेस्ट चंपारण है। उसके बाद कैमूर, जमुई और रोहतास है। और अगर ओपन फॉरेस्ट देखेंगे तो ओपन फॉरेस्ट में कैमूर, गया, रोहतास और नवादा है। इसके अलावा जो पिछली रिपोर्ट आई थी 2021 वाली, उस रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो बिहार में जो टोटल फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज़ हुआ है ये 129.19 स्क्वायर किलोमीटर का है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है भागलपुर में, उसके बाद मधुबनी और ईस्ट चंपारण में। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का लॉस हुआ है उसमें पहले कैमूर है, उसके बाद नवादा और किशनगंज है। इसके अलावा आपको पता होगा कि बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी प्रेजेंट है और ये लगभग 60 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये फैली हुई है। तो इसमें जो टोटल डॉल्फिन्स का नंबर है ये 2220 है, ठीक है, 2220 है। और रिसेंटली ये डाटा रिलीज़ किया गया था नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा। तो बिहार में मिनरल्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया। छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो एरिया है वो पालामऊ, रांची, मनभूम, सिंहभूम और जो हज़ारीबाग वाला प्लेट्यू है ये सब मिल के बनता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो याद रखिएगा, पालामऊ, रांची, मनभूम, हज़ारीबाग, ठीक है, और ये भी है सिंहभूम भी है, ठीक। तो ये सब मिल के जो है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो देखिए, आपके माइंड में कभी ये भी क्वेश्चन आया होगा कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही सारे मिनरल्स या रिसोर्सेज जो हैं वो क्यों पाए जाते हैं ज़्यादा अमाउंट में, क्यों इसी जगह पे हैं। तो देखिए, इसका रीज़न ये है, ये कहता है कि करीब जो है 3.2 बिलियन ईयर पहले जो है जो धरती थी वो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी, ठीक है, चारों तरफ पानी था, मतलब अभी लाइफ जो है स्टार्ट नहीं हुआ था, तो धरती पूरी पानी में डूबी हुई थी। और पहला लैंडमास जो उस पानी से बाहर आया वो था छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो सिंहभूम वाला एरिया, ठीक है, सिंहभूम वाला एरिया ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला लैंडमास था पानी से बाहर आने वाला, इसीलिए इसको सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास भी कहा जाता है। तो बिहार के ज़्यादातर जो मिनरल्स मिलते हैं हमको वो इस छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में हमको मिलता है। बिहार में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ है तो वो है पाइराइट, ठीक है। इंडिया का लगभग 95% जो पाइराइट है वो बिहार में ही प्रेजेंट है। उसके अलावा बॉक्साइट भी पाया जाता है, और बॉक्साइट कहाँ पे है, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। भभुआ में सीमेंट है, माइका मुजफ्फरपुर, नवादा, जमुई और गया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। वहीं जो सॉल्ट है वो गया और जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसके अलावा बिहार कॉपर और आयरन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कॉपर और आयरन और भी जो है बिहार में मिलता है। दोस्तों, हम आगे एक एक मिनरल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो बिहार की इकॉनमी है वो मोस्टली जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ठीक है, बिहार की इकॉनमी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। और झारखंड से अलग होने से पहले बिहार जो है मिनरल्स का टॉप प्रोड्यूसर था, लेकिन सन 2000 में जो है झारखंड अलग हो गया, तो ज़्यादातर जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो झारखंड में ही थे। तो डिवीज़न के बाद बहुत स्मॉल अमाउंट में जो रिसोर्सेज हैं वो बचे हुए हैं, और ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो झारखंड में प्रेजेंट हैं। तो पाइराइट जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिहार में, टोटल 95% या 94 हो गया है, 95% होगा, टोटल 95% जो है पाइराइट बिहार में पाया जाता है। वहीं जो बिहार का सदर्न रीजन है और जो साउथ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, सदर्न रीजन और साउथ ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे आर्कियन रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। आर्कियन रॉक्स कैसे रॉक्स होते हैं, जो वॉल्केनिक इरप्शन से बने हो, ठीक है। ऐसे रॉक्स जो वॉल्केनिक इरप्शंस के वजह से बने होंगे उनको हम आर्कियन रॉक्स बोलते हैं। तो साउथ और साउथ ईस्टर्न रीजन में बिहार के जो है आर्कियन रॉक्स पाए जाते हैं। और ये रॉक्स किसके बने होते हैं, तो मेटेलिक मिनरल्स के बने होते हैं, जैसे इसमें गोल्ड और बॉक्साइट प्रेजेंट होता है। अब बात करें कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जिनके पास है ये रॉक, तो जमुई है, नवादा, मुंगेर, बांका, भागलपुर और गया, ठीक है, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके पास आर्कियन रॉक प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे मिनरल जो हैं वो प्रेजेंट हैं। उसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू के बगल में ही आप देखेंगे मैप में तो विंध्यन रॉक्स भी प्रेजेंट हैं, और विंध्यन रॉक से हमको मिलता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। और ये साउथ वेस्टर्न बिहार में है। विंध्यन रॉक्स रेंजेस जो हैं वो बिहार के साउथ वेस्टर्न रीजन में है, और यहाँ से नॉन मेटेलिक मिनरल्स हमको मिलता है। कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, तो जैसे स्लेट,
क्वार्ट्ज, पायराइट, माइका और चाइना क्ले। और विंध्यन रॉक वाला जो एरिया है उसमें औरंगाबाद, नवादा, जमुई और रोहतास डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो बारी बारी से जितने भी मेजर मिनरल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है एस्बेस्टॉस। तो एस्बेस्टॉस जो है वो एक फाइबरस लाइक स्ट्रक्चर वाला मिनरल है, ठीक है। ये फाइबर्स आप देख सकते हैं इमेज में। तो फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है और ये वाटर, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। और इसकी जो फायर रेजिस्टेंस क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए इसका यूज़ जो है फायर प्रूफ सामान में किया जाता है या ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिसको जो है फायर प्रूफ बनाया जा रहा है तो उसमें एस्बेस्टॉस का यूज़ किया जाता है। और जो हमारे फायर फाइटर्स हैं उनके द्वारा जो गियर पहनाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, उस गियर में भी एस्बेस्टॉस का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये फायर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ट्रेन और एरोप्लेन्स में भी एस्बेस्टॉस का यूज़ किया जाता है। और एस्बेस्टॉस जो है वो हमको कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है बॉक्साइट। और बॉक्साइट का जो मेन काम है वो है एल्युमिनियम का प्रोडक्शन, ठीक है। एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में बॉक्साइट हेल्प करता है। और बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम के ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कैसे एल्युमिनियम के ऑक्साइड से, तो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम के ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है बॉक्साइट। और ये मुंगेर के खड़गपुर हिल और रोहतास में पाया जाता है। और मुंगेर और रोहतास दोनों मिला के कहा जाता है कि करीब 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट जो है बिहार में प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम का यूज़ जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज मॉडरेटर किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर के तौर पे बेरिलियम का यूज़ किया जाता है एटॉमिक पावर के प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा इसको स्प्रिंग इंडस्ट्री में किया जाता है और जो फ्लोरेसेंट लाइट होते हैं यानी बल्ब के मैन्युफैक्चरिंग में भी बेरिलियम का यूज़ किया जाता है। शिप के कार्बोरेटर में यूज़ करते हैं और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में भी इसका यूज़ करते हैं। और ये गया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो गया डिस्ट्रिक्ट में इग्नियस रॉक प्रेजेंट है और यहाँ से मिलता है हमको बेरिलियम। उसके बाद नेक्स्ट है चाइना क्ले। तो चाइना क्ले जो है वो ग्रेनाइट रॉक्स में फेल्ड्स पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका यूज़ ग्लास मेकिंग में किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ ग्लास मेकिंग में करते हैं। तो इसका जब इरोजन होता है, ये धीरे धीरे टूट के जब गिरता है तो उसी से चाइना क्ले का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए चाइना क्ले में सोडा और पोटाश ये दोनों एब्सेंट होते हैं, इसकी वजह से ये भी जो है फायर रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। और इसका यूज़ सीमेंट इंडस्ट्री, सिरेमिक, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, पेपर पेंट और ब्लास्ट फर्नेस सेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। किस किस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, तो भागलपुर में है, मुंगेर, बांका और वैशाली। उसके बाद कोल है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 160 मिलियन टन ऑफ कोल जो है वो बिहार में प्रेजेंट है। और जो राजमहल हिल वाला जो एरिया है यानी भागलपुर और मुंगेर, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कोल पाया जाता है। उसके बाद है फेल्ड्सपर जो है वो पेग्मेटाइट रॉक में पाया जाता है क्वार्ट्ज के साथ। और फेल्ड्सपर का जो यूज़ है वो ग्लास और सिरेमिक इंडस्ट्री में किया जाता है और ये बिहार के गया, जमुई और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है फायर क्ले। तो जहाँ पे कोल डिपॉजिट प्रेजेंट होता है, जहाँ पे कोयला प्रेजेंट होता है, उसी के नीचे प्रेजेंट होता है ये फायर क्ले। तो फायर क्ले जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रेजेंट होता है। और फायर क्ले के अंदर पोटास और सोडा की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ही कम होती है, इसीलिए इसको ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ किया जाता है, चिमनी में यूज़ किया जाता है और बॉयलर बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो कंपनीज मिनरल को मेल्ट करती हैं उनके द्वारा भी इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंस होते हैं और चीप अमाउंट में अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा फायर क्ले का यूज़ इंडस्ट्रीज़ के द्वारा फायर ब्रिक्स बनाने में किया जाता है। और फायर क्ले भागलपुर, मुंगेर और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। उसके बाद है गैलेना जो है ये एक लेड का ओर है, ठीक है। लेड का ओर है गैलेना और इसका यूज़ जो है न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर्स में और पेंट सेक्टर में किया जाता है और ये बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है। बांका में अब्रखा है और ये अब्रखा रीजन में पाया जाता है। उसके बाद गोल्ड है। तो गोल्ड का यूज़ जो है वो ज्वेलरी पर्पज़ के लिए किया जाता है और बिहार में 57% ऑफ गोल्ड है, ठीक है। टोटल इंडिया का 57% ऑफ गोल्ड है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो गया में, नालंदा में और जमुई में, ठीक है। गया, नालंदा और जमुई में पाया जाता है गोल्ड। उसके अलावा जो नदियाँ हैं उनके सैंड में भी बहुत लेस अमाउंट में देखने को मिलता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि बिहार में जो गोल्ड डिपॉजिट है वो कबूतरा और नकिया हिल के पास है, राजगीर में, करमटिया, रानी हिल और बदमरिया और मरही हिल जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पे जो गोल्ड है वो अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी। उसके बाद ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक से बिलोंग करता है, ठीक है। इग्नियस रॉक की कैटेगरी में ये आता है और जो क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर हैं ये इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर से मिलकर बनता है ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट जो है वो भागलपुर के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, नवादा में और बांका में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं आयरन ओर की। तो आयरन ओर जो है वो गया, भागलपुर और जमुई में पाया जाता है। और गया और जमुई में मैग्नेटाइट आयरन ओर प्रेजेंट है और भागलपुर में प्रेजेंट है हेमेटाइट आयरन ओर। तो जो मैग्नेटाइट आयरन ओर है इसमें आयरन की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट में आयरन की मात्रा कम होती है, मैग्नेटाइट में ज़्यादा होती है।
उसके बाद लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन जो है वो विंध्यन रॉक ग्रुप से बिलोंग करता है और ये एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब हुआ जैसे एक लेयर डिपॉजिट हुई, उसके ऊपर दूसरी लेयर डिपॉजिट हुई, उसके ऊपर तीसरी लेयर, तो ऐसे करते करते कई सेडिमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं, फिर जो है ये रॉक फॉर्म होता है, तो उसको बोलते हैं ऐसे रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो है लाइमस्टोन वो सेडिमेंट्री रॉक्स का पार्ट है और ये जो है या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है या इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम साथ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो या तो कैल्शियम कार्बोनेट का होगा या कैल्शियम और मैग्नीशियम का होगा। इसके अलावा लाइमस्टोन में सिलिका, एल्युमिनिया, आयरन ऑक्साइड्स, फास्फोरस, सल्फर, ये सब भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और अब बात करें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो रोहतास में है, खासकर जो रोहतासगढ़ वाला एरिया है वहाँ पे, और रामडीहरा, बंजारी और डेहरी ऑनसोन में प्रेजेंट है लाइमस्टोन। और जो अच्छे क्वालिटी के लाइमस्टोन्स हैं वो रोहतास के पहाड़ियों में, कैमूर के प्लेट्यू और मुंगेर में पाए जाते हैं। और इसका यूज जो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया जाता है। और वहीं जो आयरन इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसके द्वारा जो है लाइमस्टोन की लो क्वालिटी यूज़ की जाती है। वहीं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के द्वारा इसकी अच्छी क्वालिटी यूज़ की जाती है। उसके बाद है मैंगनीज़। तो मैंगनीज़ जो है वो दरबार पीरियड के रॉक्स में प्रेजेंट होता है, खासकर पटना, गया और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। और मैंगनीज़ जो है ये नेचुरली अगर नहीं करता, यानी ये प्रेजेंट होता है आयरन के साथ। ठीक है, जहाँ भी प्रेजेंट होगा वो आयरन और मैंगनीज़ साथ में प्रेजेंट होते हैं। और आयरन और स्टील ये बनते हैं मैंगनीज़ से और एज ए एलॉय भी मैंगनीज़ को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ पेस्टिसाइड्स में, पेंट्स, बैटरीज और ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। 2 एलॉय हैं मैंगनीज़ के, पायरोलुसाइट और बोर्नाइट, ये 2 मैंगनीज़ के एलॉय हैं। और इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज़ का और 9th लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया में। ठीक है, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 9th लार्जेस्ट रिजर्व है मैंगनीज़ का। उसके बाद माइका है। माइका जो है हीट या इलेक्ट्रिसिटी जो है कैरी नहीं करती है और बिहार में लगभग 3400 स्क्वायर किलोमीटर में जो है माइका बेल्ट फैला हुआ है। तो माइका की जो ये बेल्ट है ये नवादा के ईस्ट से लेके झारखंड के बॉर्डर तक जो है फैली हुई है। तो ये बेल्ट जो है बिहार के जमुई और नवादा में है और इसका जो बेल्ट वाला एरिया है वो चकई, बतिया और चरका पत्थर में प्रेजेंट है। ठीक है, खासकर जमुई और नवादा वाले एरिया में माइका पाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे अच्छी रूबी माइका है वो बिहार और झारखंड में ही मिलती है। तो जमुई और नवादा के अलावा मुंगेर, भागलपुर और गया में भी माइका प्रेजेंट है। और इंडिया में जो माइका पाई जाती है उसमें मुस्कोवाइट, फ्लोगोपाइट और बायोटाइट है। ठीक है, ये 3 टाइप के माइका इंडिया में प्रेजेंट हैं। और माइका का यूज़ सेमीकंडक्टर्स में, पेंट्स में और रबर इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है मोनाजाइट। मोनाजाइट जो है वो कुछ एलिमेंट्स का मिक्सर है, जैसे थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और टेंटेलम, इनका मिक्सर है मोनाजाइट। और ये मिलता है गया और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहाँ पे पिगमेटाइट रॉक प्रेजेंट है और यहीं पाया जाता है मोनाजाइट। उसके बाद पायराइट है। पायराइट जो है वो आयरन का एक सल्फाइड है और ये बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में और अजमोर सोन वैली में पाया जाता है। और इस पायराइट के डिपॉजिट में लगभग 47% सल्फर प्रेजेंट है। इसके अलावा जो पायराइट है वो विंध्यन रॉक ग्रुप में पाया जाता है, कुकरी, मांडा और करीरिया में। और इसका ज़्यादातर जो यूज़ है वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में किया जाता है। ठीक है, आयरन के प्रोडक्शन में भी किया जाता है लेकिन ज़्यादा यूज इसका सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। और 2017 के इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में 95% पायराइट जो है पाया जाता है। और पायराइट का यूज़ फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने में, केमिकल्स, रेयन, स्टील एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में, एक्सप्लोजिव बनाने में, ठीक है, मैचेस यानी जो माचिस होती है उसको बनाने में, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, ठीक है, इन सब को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और बिहार में लगभग 9539 टन पायराइट जो है हर साल प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है वो मेनली सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, रिफैक्ट्री, फर्नेसेस, इलेक्ट्रॉनिक और पावर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है क्वार्ट्ज का। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो जमुई, गया और नवादा एरिया में पाया जाता है। उसके बाद है क्वार्ट्जाइट। और क्वार्ट्जाइट जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्म है और ये सैंड स्टोन से कन्वर्ट होकर बनता है क्वार्ट्जाइट। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका यूज़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, बिल्डिंग्स बनाने में किया जाता है। और साथ ही साथ उस बिल्डिंग को हीट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और क्वार्ट्जाइट जो है वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट में और जमुई डिस्ट्रिक्ट के चकई एरिया में पाया जाता है। इसके अलावा जमालपुर, लखीसराय और नालंदा में भी पायराइट प्रेजेंट है। इसके बाद है सॉल्ट पिटर। तो सॉल्ट पिटर तो आप सबको पता होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसी का मेनली बिहार से ज़्यादा ट्रेड कर रही थी उस टाइम, क्योंकि सॉल्ट पिटर का जो यूज़ है वो बारूद बनाने में किया जाता है। तो जो गोली होती है बंदूक की, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है सॉल्ट पिटर का। तो सॉल्ट पिटर जो है वो प्योर फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं होता, वो प्रेजेंट होता है सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में। और इसका कई जगह यूज़ किया जाता है, जैसे फायरवर्क्स यानी पटाखों में यूज़ किया जाता है, ग्लास में, ठीक है, स्टील को सॉफ्ट करने में और रॉक प्रोपेलेंट में यूज़ किया जाता है।
और गोपालगंज और सारण इसके प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। और गोपालगंज के सरैया पहाड़ी एरिया और सारण के मांझी एरिया से मिलता है सॉल्ट पेटर। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, सारण, दरभंगा, भोजपुर, गया और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता है सॉल्ट पेटर। नेक्स्ट है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है वो कैमूर की पहाड़ियों में पाया जाता है और इसमें अच्छे अमाउंट में सिलिका प्रेजेंट होती है। और सैंडस्टोन का यूज़ ग्लास इंडस्ट्री और बिल्डिंग के डेकोरेटिव मटेरियल वाले इंडस्ट्री में किया जाता है। उसके बाद है स्लेट। स्लेट जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ में और डेकोरेटिव आइटम्स में इसका यूज़ किया जाता है। ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के खड़गपुर हिल वाले एरिया में स्लेट पाया जाता है। और खड़गपुर हिल में जो स्लेट प्रेजेंट है वो ब्लैक और कलर्ड स्लेट है और लगभग 2.5 मिलियन टन यहाँ पे स्लेट प्रेजेंट है। इसके अलावा धराहा कजरा, ये टाउन जमालपुर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पे भी स्लेट जो है वो पाया जाता है। उसके बाद है स्टेटाइट। स्टेटाइट का यूज़ जो है पेंट इंडस्ट्री और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है और ये बिहार के शंकरपुर एरिया में, जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पाया जाता है। और स्टेटाइट का जो प्रोडक्शन है बिहार में वो 945 टन पर ईयर है। उसके बाद नेक्स्ट है यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव मेटल है और ये इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है। और यूरेनियम जो है वो पिग्मेटाइट और प्लिचबेंट के साथ पाया जाता है और ये नवादा डिस्ट्रिक्ट के पिग्मेटाइट पोस्ट में प्रेजेंट है। और गया डिस्ट्रिक्ट में जो अकबरी हिल है वहाँ पे माइका की माइंस हैं, वहाँ पे भी कुछ अमाउंट में यूरेनियम प्रेजेंट है। उसके अलावा जो मगध का डिवीज़न है वहाँ पे भी कुछ अमाउंट में यूरेनियम प्रेजेंट है। नेक्स्ट है जिंक एंड लेड और ये बांका और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ की और उनके लोकेशन की बिहार में। तो यूरेनियम जो है वो गया और नवादा, ठीक है, यूरेनियम इंडस्ट्री जो है वो गया नवादा में प्रेजेंट है। टिन की इंडस्ट्री है देवराज और कुरखंड में, गया में। सोप स्टोन की इंडस्ट्री गया, मुंगेर और नवादा में है। स्लेट की इंडस्ट्री भागलपुर, गया और जमुई में है। सॉल्ट बटर की सीवान, गोपालगंज, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय, सारण, इन सब में प्रेजेंट है। क्वार्ट्ज की इंडस्ट्री जो है मुंगेर में है। पायराइट्स की इंडस्ट्री रोहतास में है और सोन वैली, बंजरी और कुरियारी में है। उसके बाद पोर्कलैंड की इंडस्ट्री जो है मुंगेर में है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री पूर्णिया, कटिहार और उसके आसपास के एरियाज़ में है। ऑयल रिफाइनरी एक ही है, बेगूसराय, बरौनी में। और जो निर्मला सीमेंट्स लिमिटेड है ये बेहता पटना में प्रेजेंट है। मिनरल ऑयल्स की इंडस्ट्री मुंगेर, राजगीर में है। अब बात करते हैं मिनरल्स और लोकेशन की। तो माइका जो है गया, नवादा, मुंगेर और जमुई में पाया जाता है। मैग्नीज जो है वो पटना, गया, मुंगेर में पाया जाता है। मैग्नेटाइट गया और जमुई में है। लाइमस्टोन रोहतास, कैमूर, भागलपुर, बांका, नवादा, गया और जमुई में पाया जाता है। कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड जो है वो बंजारी, रोहतास में पड़ता है। उसके बाद हरा भरा फर्टिलाइजर्स, ये जो है सीतामढ़ी में है। गोल्ड जमुई में, मुंगेर में, गया और नालंदा में है। ग्लास स्टोन इंडस्ट्री जो है वो भागलपुर में प्रेजेंट है। उसके बाद फायर क्ले है। फायर क्ले पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर में है। फेल्सपर जो है वो गया, जमुई और मुंगेर में है। डोलोमाइट रोहतास में है और जो डेकोरेटिव स्टोन्स हैं वो बांका, जमुई और गया में है। बेरिलियम जो है वो गया में और बॉक्साइट मुंगेर और रोहतास में। उसके बाद एस्बेस्टॉस है, ये मुंगेर में है। अब बात करते हैं बिहार के एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो बिहार लगभग 327.7 किलोवाट की एनर्जी जो है हर साल कंज्यूम करता है। इंडिया के कंपैरिजन में देखेंगे तो इंडिया का 1030.25 किलोवाट है, वहीं बिहार का 327.7 किलोवाट है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के अकॉर्डिंग जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इसका गठन अप्रैल 1958 को किया गया था। और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इन्हीं के हेल्प से बिहार में एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं इन बिहार। तो नवंबर 2012 को BSEB यानी जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उसको जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। जैसे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसग्रेशन कंपनी लिमिटेड और बिहार, ये नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और इनको चार्ज दे दिया गया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। कुछ थर्मल पावर स्टेशन देखते हैं। जैसे बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है, ये प्रेजेंट है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में और ये रशिया के हेल्प से इसको बनाया गया है और 1962 से ये स्टार्ट हुआ था। और इसका जो फ्यूल और रॉ मटेरियल्स है वो बरौनी ऑयल रिफाइनरी से आता है। उसके बाद 15 मई 2018 को बिहार की सरकार द्वारा एक MOU साइन किया गया, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को दे दिया गया किसको, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC को दे दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड। ये जो है मुजफ्फरपुर के कांतिपुर ब्लॉक में पड़ता है और इसका गठन 1985 में किया गया था। और यहाँ पे कोल का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये कोल जो है वो कहाँ से आता है, तो झारखंड से आता है। और कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड से जो है जो नॉर्दर्न बिहार वाला एरिया है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके 2 शाखाएँ हैं और हर शाखा जो है 110 मेगावाट कैपेसिटी की है। और 15 मई 2018 को कांति थर्मल पावर स्टेशन जो है वो NTPC को हैंडओवर कर दिया गया था। उसके बाद है कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ये कमीशन किया गया था 1979 में और 1992 से ये स्टार्ट हुआ।
और ये भी जो है वो कोल पे बेस्ड पावर प्लांट है और इसका कोल जो है वो झारखंड से आता है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 2340 मेगावाट है। उसके बाद है बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो सतलज हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर शुरू किया गया था। टोटल कैपेसिटी इसकी 1320 मेगावाट की है, ठीक है। 660 मेगावाट के जो है यहाँ पे 2 प्लांट प्रेजेंट हैं, ठीक है, और ये चौसा बक्सर में है। उसके बाद पटना थर्मल पावर प्लांट है और ये पटना डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, और प्रेजेंट टाइम में पटना थर्मल पावर प्लांट को मैनेज करने का काम बिहार राज्य विद्युत परिषद के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद है बार सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये जो है पटना के बार में स्थित है और ये 2013 में इसको कमीशन किया गया था, और इसका जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो नवंबर 2014 से शुरू हुआ, और इसको भी एनटीपीसी ओन करती है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 3300 मेगावाट है। कुछ नए थर्मल प्रोजेक्ट्स थे, तो पहला है नाबीनगर स्टेज 1 थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और 2018 में जो है ये शुरू हुआ था, और इसकी जो कैपेसिटी है 1980 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, यानी 660 मेगावाट के यहाँ पे 3 पावर जनरेटर्स लगे हुए हैं। और 15 मई 2018 को ये जो है एनटीपीसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया था 33 साल के लीज़ के लिए। उसके बाद है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ये जो है 4000 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। बांका में ये स्टार्ट होने वाला था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, तो ये इस समय कैंसिल्ड है। उसके बाद एक कचरा पावर प्लांट, ये जो है एनटीपीसी द्वारा अभी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और ये जो है लखीसराय में इसको बनाया जाएगा। उसके बाद है पीर पैंती पावर प्लांट, और ये एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा भागलपुर में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स देखते हैं, तो पहला है अरवल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये अरवल डिस्ट्रिक्ट में है और 2011-12 में इसको कमीशन किया गया था। उसके बाद बेलसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भी अरवल डिस्ट्रिक्ट में है और 11-12 में इसको कमीशन किया गया था। उसके बाद है सिकर इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है और 2009-10 में इसको कमीशन किया गया था। उसके बाद है सेबारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है और 2008-9 में इसको कमीशन किया गया था। तो इस वीडियो में हम बिहार में जो कास्ट सर्वे कंडक्ट किया गया था उसकी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए 6 जून 2022 को बिहार की सरकार के द्वारा एक गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू जो है बताया गया कि बिहार का जो कास्ट सर्वे है वो कंडक्ट किया जाएगा, और कहा गया कि ये सर्वे 2 फेज़ में कंडक्ट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पहले फेज़ में हाउस की लिस्टिंग की जाएगी, उसके बाद कास्ट और इकोनॉमिक इनुमरेशन जो है वो किया जाएगा, और इसमें डाटा कलेक्शन की जो शुरुआत है वो 7 जनवरी 2023 से की गई और इस डाटा को रिलीज़ किया गया 2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती के दिन। और इस सर्वे को कंडक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर में आता है। तो बिहार की सरकार ने डिसाइड किया कि ये डाटा जो है वो डिजिटली कलेक्ट किया जाएगा, और इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डेवलप किया गया, जिसका नाम था बिजगा, यानी बिहार जातीय आधारित गणना। और ये ऐप डेवलप किया गया था महाराष्ट्र की एक प्राइवेट फर्म थी ट्रिगिन टेक्नोलॉजीज, तो इनके साथ मिलके बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस ऐप को डेवलप किया। और इस जातिगत जनगणना के लिए बिहार सरकार के द्वारा लगभग 5 बिलियन रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए गए, और ये पैसे जो थे वो बिहार के कंटीजेंसी फंड से थे। और इस सर्वे में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो जीविका दीदीज़ हैं, उनके द्वारा भी इस सर्वे को कंप्लीट करने में सहायता प्रदान किया गया। और इसके लिए एक पोर्टल को तैयार किया गया, और इस पोर्टल को तैयार किया था दिल्ली की कंपनी ट्रिगिन टेक्नोलॉजीज़ ने। और इस सर्वे के तहत कहा गया है कि लगभग बिहार में 214 जो कास्ट हैं वो प्रेजेंट हैं, और इसके अंतर्गत कहा गया है कि लगभग 22 कास्ट जो हैं वो स्केड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हैं, 32 स्केड्यूल ट्राइब से, 30 जो हैं वो बैकवर्ड क्लासेस से हैं, और 113 जो हैं वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से हैं, और 7 अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं। इस सर्वे का जो पहला फेज़ था वो 7 जनवरी 2023 से स्टार्ट किया गया, और इस सर्वे का दूसरा फेज़ 15 अप्रैल 2023 से स्टार्ट किया गया, और सेकेंड फेज़ 15 मई 2023 को एंड हो गया, और पूरा का पूरा जो सर्वे था वो एंड हुआ 31 मई 2023 को। तो आइए अब इस सर्वे की रिपोर्ट को देखते हैं। तो इस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के दिन रिलीज़ किया गया, और इसमें कहा गया कि बिहार में जो टोटल पॉपुलेशन है वो 13,7,25,310 है, जिसमें से 27.12% लोग जो हैं वो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, 36.01% बिलोंग करते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से, और बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मिला के टोटल हो गया 63.14%, यानी बिहार के टोटल पॉपुलेशन का 63.14% जो हैं वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। इसके अलावा बताया गया कि 19.65% लोग जो हैं वो स्केड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, और 1.68% स्केड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और 15.52% लोग जो हैं वो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कहा गया कि 214 जो कम्युनिटीज़ हैं
इसमें 190 कम्युनिटी ऐसी है जो टोटल पॉपुलेशन के 1% के भी कम है। इसके अलावा सर्वे में कहा गया कि जो हिंदू हैं वो 81.99% हैं, इस्लाम को मानने वाले 17.70% है, बुद्धिज़्म को मानने वाले 0.08% है, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले 0.06%, जैनिज़्म को मानने वाले 0.01% और सिखिज़्म को मानने वाले 0.01%। इसके अलावा 0.13% ऐसे लोग हैं जो किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं रखते हैं। इसके अलावा 7 नवंबर 2023 को बिहार की सरकार के द्वारा जो है एक डाटा रिलीज़ किया गया वेल्थ और एजुकेशन को लेकर के, और इसमें कहा गया कि 34.13% जो फैमिलीज़ हैं बिहार में वो 6,000 से भी कम अर्न करती हैं पर मंथ। इसके अलावा बताया गया कि बिहार में 1.5% जो लोग हैं वो सरकारी नौकरियों में इन्वॉल्व हैं। वहीं 95.49% जो लोग हैं उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। और इस रिपोर्ट ने रिवील किया कि हिंदू में सबसे ज़्यादा जो अपर कास्ट के लोग हैं वो हैं कायस्थ। इसके अलावा डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के डाटा भी रिलीज़ किए गए, जिससे बताया गया कि जो यादव हैं वो 14.26% हैं, जो दुशाद हैं वो 5.31% हैं, जो रविदास हैं वो 5.25% हैं, कुशवाहा 4.212% हैं, जो शेख मुस्लिम हैं वो 3.8% हैं, ब्राह्मण जो हैं वो 3.65% हैं, जो मोमिन्स मुस्लिम हैं वो 3.5% हैं और जो राजपूत हैं वो 3.45% हैं। और कहा गया है कि 34.13% जो हाउस होल्ड्स हैं वो पुअर हैं। इसका मतलब वो 6,000 रुपये से भी कम कमाते हैं महीने में, और इसमें से 42.93% बिलोंग करते हैं स्केड्यूल कास्ट को, 42.7% बिलोंग करते हैं स्केड्यूल ट्राइब्स को, 33.58% बिलोंग करते हैं ईबीसी को, और 33.16% बिलोंग करते हैं बैकवर्ड कास्ट को, 25.09% बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी को। और कहा गया कि 4% जो हाउस होल्ड्स हैं स्टेट में वो 50,000 पर मंथ से ज़्यादा पैसा जो है वो अर्न करते हैं, जिसमें से 9.86% जनरल कैटेगरी के हैं, 2.28% जो हैं वो ईबीसी के हैं, 1.72% जो हैं वो स्केड्यूल कास्ट के हैं। और कहा गया है कि बिहार में 16.73% जो पॉपुलेशन है वो काम करती है एज लेबर, 7.70% इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, 3.05% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और गवर्नमेंट जॉब में 1.5% लोग हैं, 3.36% जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के अंडर में 1.22% जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, और 2.14% जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। इसके अलावा कहा गया कि गवर्नमेंट जॉब में 3.19% जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं, 1.37% स्केड्यूल ट्राइब्स हैं, 1.13% जो हैं वो स्केड्यूल कास्ट हैं, 0.98% जो हैं वो ईबीसी हैं। और कहा गया कि बिहार स्टेट में 22.6% जो लोग हैं वो प्राइमरी एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, 14.33% जो हैं वो सेकेंडरी लेवल तक कंप्लीट किए हैं, 14.71% जो हैं वो हाई स्कूल कंप्लीट किए हैं, और 6.47 जो हैं वो ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स हैं। और ग्रेजुएट्स के अंडर में ही 14.54% जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं, 9.14 बैकवर्ड क्लासेस के, 4.44 जो हैं वो ईबीसी के हैं, और 3.12 स्केड्यूल कास्ट के हैं, और 3.53 जो हैं वो स्केड्यूल ट्राइब्स के हैं। इसके अलावा सर्वे में कहा गया कि 95.49% जो लोग हैं बिहार के उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 करोड़ 48 लाख लोगों के पास जो है कोई भी अपना व्हीकल नहीं है। और कहा गया कि बिहार में 3.80% लोग ऐसे हैं जिनके पास टू व्हीलर व्हीकल जो है वो है। इसका मतलब 49,62,000 जो है टू व्हीलर व्हीकल्स लोग ओन करते हैं। इसके अलावा बताया गया कि बिहार में 0.13% लोगों के पास ट्रैक्टर है बिहार में, यानी कि 1,67,062 लोगों के पास जो है ट्रैक्टर है बिहार में। इसके अलावा जो 3 व्हीलर्स व्हीकल हैं लगभग 0.11% पॉपुलेशन के पास 3 व्हीलर व्हीकल है, यानी कि 1,42,689 लोगों के पास है। तो देखिए ये सर्वे कंडक्ट करने के बाद जो है 9 नवंबर 2023 को बिहार असेंबली में जो है बिल पास किया जाता है 65% रिजर्वेशन के लिए, यानी कि 65% जो रिजर्वेशन था वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और 10% जो ईडब्ल्यूएस है वो तो रहेगा ही, यानी टोटल रिजर्वेशन जो है वो हो गया 75%। और इस नए रिजर्वेशन में 20% स्केड्यूल कास्ट के लिए, 2% जो है स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए, और 18% बैकवर्ड क्लासेस के लिए, 25% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और 10% था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। इसके अलावा जो 3% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए था बैकवर्ड क्लासेस वुमेंस के लिए, उसको जो है यहाँ पे स्क्रैप कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और बिहार की सरकार के द्वारा जो है एक गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया जाता है
जिसके तहत 75% जो रिजर्वेशन है वो बिहार में पास किया जाता है। और इसके अंतर्गत 2 बिल्स जो हैं वो लाए जाते हैं। पहला जो बिल था वो बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस अमेंडमेंट एक्ट 2023। दूसरा था द बिल इन एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो ये 2 बिल जो है वो पास किया जाता है और इस सर्वे की वजह से टोटल रिजर्वेशन है वो बिहार में 75% हो जाता है। लेकिन बाद में पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है 20 जून 2024 को अभी जजमेंट दिया गया और इसको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की लिस्ट है और टोटल बिहार में 33 ट्राइब्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, बिहार में टोटल 33 ट्राइब्स हैं। सन 2000 से पहले, यानी जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, उससे पहले बिहार में जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब जो है केवल 33 टाइप्स के ट्राइब्स जो हैं वो बिहार में बचे हैं। बिहार में जो टोटल पॉपुलेशन है ट्राइब्स की वो है 13,36,573 और ये बिहार के पॉपुलेशन का 1.28% है। और बात करें कि जो ट्राइबल का जो डिकेडल ग्रोथ है, डिकेडल ग्रोथ का मतलब हुआ कि हर दशक में हर 10 साल पे क्या ग्रोथ हो रही है इनके पॉपुलेशन में, तो ये है 76.25%। बिहार के ट्राइब्स का जो सेक्स रेशियो है वो 958 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। वहीं जो लिटरेसी रेट है वो 51.1% है। अब बात करते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स की जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। तो वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन प्रेजेंट है, 2,50,046। सेकंड नंबर पे कटिहार है, 1,79,971। उसके बाद थर्ड पे पूर्णिया है, 1,39,490। उसके बाद जो सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन है ट्राइब्स की वो शिवहर में है, उसके बाद अरवल में है, उसके बाद शेखपुरा में है। तो सबसे लोवेस्ट जो है वो शिवहर में है। और बिहार में जो ट्राइब सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है वो है संथाल ट्राइब। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा संथाल ट्राइब प्रेजेंट है। उसके बाद ओरांव है और खरवार है। ओरांव सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है बिहार की और खरवार थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है बिहार की। तो अब बात करते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो संथाल ट्राइब प्रेजेंट है भागलपुर में, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, बांका, जमुई, किशनगंज, अररिया और मधेपुरा में। ओरांव प्रेजेंट हैं पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, रोहतास, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, वेस्ट चंपारण और भागलपुर में। वहीं खरवार प्रेजेंट हैं भागलपुर, पूर्णिया, रोहतास, कैमूर में। गोंड हैं सिवान में, भोजपुर, कैमूर, वेस्ट चंपारण, सारण और रोहतास में। मुंडा प्रेजेंट हैं कटिहार में और चेरो हैं रोहतास, भोजपुर और गया में। उसके बाद कोरा ट्राइब प्रेजेंट है मुंगेर, जमुई और कटिहार में और थारू ट्राइब प्रेजेंट है वेस्ट चंपारण में। कोरवा प्रेजेंट है रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार में। और लोहरा ट्राइब प्रेजेंट है पूर्णिया में। और मल पहाड़ी जो हैं वो प्रेजेंट हैं भागलपुर और सहरसा में। तो देखिए, बिहार और झारखंड दोनों को मिला के कुल 9 ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको पार्टिकुलरली वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इनको PVTGs बोलते हैं, यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ऐसे कुछ ट्राइब्स हैं जिसमें अशुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखहरिया, कोरवाज, मल पहाड़िया, पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और सवार, ये 9 ट्राइब्स ऐसे हैं जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में शामिल हैं। बात करें कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होता है, तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ऐसे ग्रुप को बोलते हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स के भी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पीछे होते हैं। यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उनके पास इतनी नहीं होती है, लिटरेसी रेट जो है उनकी बहुत कम होती है और इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं। साथ ही साथ जो उनकी पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। तो ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स को हम पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में रखते हैं। तो देखिए, जो टोटल पॉपुलेशन है ट्राइब्स की इंडिया में वो लगभग 8.6% है। ठीक है, यानी टोटल जो शेड्यूल ट्राइब प्रेजेंट है इंडिया में वो 8.6% है पूरे पॉपुलेशन के। और बात करेंगे कि पूरे इंडिया में कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो टोटल 705 हैं। ठीक है, टोटल 705 शेड्यूल ट्राइब ग्रुप प्रेजेंट हैं इंडिया में। और इस 705 में से 75 जो हैं वो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, 75। और बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का, वो कौन से स्टेट में है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में टोटल 75 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको PVTG की कैटेगरी में रखा गया। तो 75 ग्रुप्स ऐसे हैं उड़ीसा में। तो ये बिहार ज्योग्राफी की लास्ट वीडियो थी। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।